स्टूडेंट्स कैसे हो? उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करते हैं कक्षा 10 क्लास 10th के पार्ट 2 के एक टेस्ट के बारे में बात करते हैं। और ये टेस्ट आपको हम बता दें बहुत ही शानदार होने वाला है। आपके पूरे अध्याय का इसमें सार निकलने वाला है। उम्मीद है आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित सूचक है? पहला ऑप्शन लिटमस, वेनिला, फिनोल्फ्थेलिन, हल्दी। तो इनमें से आपको बताना है जो संश्लेषित सूचक है वो कौन सा है। तो हम बात करते हैं सूचक की। सूचक हम जानते हैं सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के बताए थे सूचक। प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित और गंधीय सूचक। अब हम जानते हैं प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, वो होते हैं प्राकृतिक सूचक। और इनमें आते हैं लिटमस और हल्दी। क्या आते हैं? लिटमस और हल्दी ये होते हैं प्राकृतिक सूचक। संश्लेषित सूचक वे सूचक होते हैं जिन्हें हम निर्मित करते हैं अर्थात बनाते हैं, वो होते हैं संश्लेषित सूचक। और संश्लेषित सूचक में 2 संश्लेषित सूचक बताए थे, एक तो फिनोल्फ्थेलिन और एक मेथिल ऑरेंज। अब बात करें गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जिनकी जो गंध है वो ना तो अम्ल जैसी होती है ना क्षार जैसी होती है, वो कहलाते हैं गंधीय सूचक। और गंधीय सूचक में बताए थे वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। तो यहाँ पर हम देखते हैं संश्लेषित सूचक की बात हो रही है। तो संश्लेषित सूचक 2 हैं, एक तो मेथिल ऑरेंज और एक फिनोल्फ्थेलिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिनोल्फ्थेलिन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कहते हैं क्षारक जो हैं वो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन आयन, तो हम जानते हैं अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर HCl की, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जब जलीय विलयन में इसका बनाएंगे तो ये टूटता है H+ और Cl-। 2 आयन हो गए, H+ आयन और Cl- आयन। तो अम्ल जो है H+ आयन देते हैं। H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन कौन देते हैं? अम्ल देते हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन जो आयन है H+ आयन, ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, ये जल के साथ फिर क्रिया करता है। H+ आयन क्रिया करता है H2O के साथ, जल के साथ, और बनाता है दो HA 1 HA मिलकर हो गए 3 H, H3O आयन बनाता है, H3O+। इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन। तो H+ आयन और H3O आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, ये दोनों के दोनों अम्ल प्रदान करते हैं। कौन देते हैं? अम्ल। और बात हो रही है क्षारक की। किसकी बात हो रही है? बात चल रही है क्षारक की। तो क्षारक हम जानते हैं, क्षारक जो है कौन सा आयन देते हैं? OH- आयन। जैसे हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा एक क्षारक है। इसकी बात करते हैं तो ये जलीय विलयन में टूटेगा Na+ और OH- में। तो ये OH जो आयन है इसको बोलते हैं अपन क्या? हाइड्रोक्साइड आयन, OH-। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोक्साइड आयन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो अम्ल की बात करते हैं। अम्ल धातुओं के साथ, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, फ्लोरीन गैस। तो बात करते हैं अम्ल की। अम्ल लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई सा भी अम्ल ले लो, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो H2SO4। इसकी हम धातु के साथ क्रिया करते हैं। धातु ले लिया हमने Na, तो NaCl के साथ क्रिया करके बना देगा NaCl। क्या बनाएगा? NaCl, साधारण नमक। प्लस हमारे पास क्या बचा? H,
तो ये गैस निकलेगी यहाँ पर H2। कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हम क्रिया कराते हैं कॉपर की, कॉपर धातु है, धातु की हमने क्रिया कराई तो ये बनाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये SO4 Cu के साथ जुड़ जाएगा, CuSO4 बन जाएगा, प्लस ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन H2। तो कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है pH स्केल पर कौन से अंक अंकित होते हैं, कहाँ से कहाँ तक pH स्केल पर जो अंक हैं वो अंकित होते हैं। ऑप्शन ए है 1 से 14 तक, 1 से 7 तक, 7 से 14 तक, 0 से 14 तक। जो pH स्केल है उस पर जो अंक होते हैं ना वो कहाँ से और कहाँ तक अंकित होते हैं। हम जानते हैं pH स्केल इस प्रकार से होता है, इस पे जो मध्य बिंदु है मध्य में 7 अंकित होता है और इधर 14 तक अंकित होते हैं और इधर 0 तक घटते क्रम में अंकित होते हैं और इधर बढ़ते क्रम में अंकित होते हैं। हम जानते हैं इधर 7 से अगर कम होगा मान pH का तो अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी और इधर अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय प्रकृति बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा pH होगा वो उतना ही प्रबल क्या होगा? क्षारीय होगा, और जितना कम pH होगा वो उतना ही प्रबल क्या होगा? अम्ल होगा। तो pH स्केल पर 0 से और 14 तक हमारे अंक अंकित होते हैं, 0 से 14 तक। जो राइट आंसर है वो होगा डी, 0 से 14 तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा मधुमक्खी का डंक कौन सा अम्ल छोड़ता है? मधुमक्खी का जो डंक है वो कौन सा अम्ल छोड़ता है? ऑप्शन ए है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है COOH का ट्वाइस, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन 2 है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है वो है CH3COOH। ऑप्शन 3 है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र है वो है HCOOH। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र है वो है HNO3। तो हम जानते हैं मधुमक्खी का जो डंक है वो कौन सा अम्ल छोड़ता है? वो छोड़ता है फॉर्मिक अम्ल, HCOOH। ठीक है, काटने पर जलन होती है जिस पर हम बेकिंग सोडा जो क्षारीय प्रकृति का होता है लगाते हैं और हमारे हाथ पर जहाँ पर मधुमक्खी ने काटा है वहाँ पर आराम मिल जाता है। तो अगली बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? क्लोर क्षार जो प्रक्रिया है उसमें एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? बात करते हैं एनोड की। एनोड हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, एनोड बोलते हैं। जैसे हमने बैटरी लगाई यहाँ पर बैटरी, तो इसमें जो प्लस, इधर प्लस है इधर माइनस है। जो प्लस वाला जो हमारा ध्रुव है उसको बोलेंगे एनोड और जो माइनस वाला है उसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। अब ये पूछ रहा है कि जो एनोड पे जो गैस प्राप्त होती है ना क्लोर क्षार प्रक्रिया में, वो गैस कौन सी है? तो हम बात करते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया की। क्लोर क्षार प्रक्रिया में एक चित्र था जिसमें हम एक बीकर लेते हैं, एक बीकर, और उस बीकर में इधर से हम डालते हैं NaCl का विलयन। क्या डालते हैं? NaCl का विलयन हम यहाँ पर डालते हैं और इसमें हम विद्युत धारा क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं। तो हम देखते हैं इधर प्लस एनोड, इधर माइनस कैथोड। तो यहाँ पूछ रहा है ये जो प्लस है ना अपना प्लस ध्रुव, जो अपना एनोड है, यहाँ पर कौन सी गैस प्राप्त होगी? तो हम देखते हैं NaCl और इधर इसमें होता है विलयन और ये इधर से यहाँ से निकलता है क्या? यहाँ से निकलता है NaOH का विलयन, NaOH का विलयन निकलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं 2 आयन प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है H2 और एक Cl2। 2 गैस प्राप्त होती हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन जो होता है ना उस पर प्लस चार्ज होता है, तो हम देखते हैं प्लस वाला माइनस की तरफ आकर्षित होता है, अर्थात प्लस वाला माइनस की तरफ आकर्षित होता है, प्लस वाला माइनस की तरफ और माइनस वाला प्लस वाले की तरफ आकर्षित होता है। तो हाइड्रोजन जो गैस है इस पर प्लस चार्ज होता है, हाइड्रोजन H+ आयन देता है, तो ये जाएगा प्लस वाला माइनस की तरफ। तो माइनस किधर है? कैथोड है, इधर हमारा कैथोड की तरफ जाएगा। तो कैथोड की तरफ जाती है हाइड्रोजन गैस। और क्लोरीन गैस पर हम जानते हैं क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज, तो ये जाएगा प्लस की तरफ अर्थात एनोड की तरफ। तो Cl2 गैस इधर एनोड की तरफ कौन सी गैस प्राप्त होगी? एनोड की तरफ हमारी क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कौन सी? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन में क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैथोड एनोड पर जो गैस प्राप्त होगी वो होगी, कौन सी गैस प्राप्त होगी, वो होगी क्लोरीन गैस, Cl2 गैस प्राप्त होती है क्लोर क्षार प्रक्रिया में। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला 7वां क्वेश्चन है अपना। 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोल रहा है रासायनिक सूत्र CaOCl2 किस लवण का रासायनिक सूत्र है। तो बात करते हैं हम यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 हाफ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सफ़ेद चूर्ण होता है और इस सफ़ेद चूर्ण को हम जब पानी के साथ क्रिया कराते हैं तो ये एक पेस्ट बन जाता है जिसे अपन जिप्सम कहते हैं, जो सूखने पर कठोर पदार्थ का रूप ले लेता है। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 1/2 की जगह आ जाएगा यहाँ 2H2O। अब बात करते हैं ब्रंजक चूर्ण। और जो ब्रंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2 ब्रंजक चूर्ण। ये होता है ब्रंजक चूर्ण। बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। अब धावन सोडा, धोने का सोडा, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये सारे के सारे सूत्र हमें याद होने चाहिए। इनमें से एक सूत्र निश्चित रूप से परीक्षा में आने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं CaOCl2। जो CaOCl2 है ये किसका CaOCl2 किसका है, ब्रंजक चूर्ण का। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रंजक चूर्ण। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा अम्लीय वर्षा में pH का मान कितना होता है। जल के pH का, जब अम्लीय वर्षा होती है उसमें जो जल आता है उसके pH का मान कितना होता है। 5.5 से कम होता है, 5.5 से ज़्यादा होता है, 5.6 से ज़्यादा होता है, 5.6 से कम होता है। तो बात करते हैं 5.5 से कम। जब ये तो 5.5 आता है किसमें, दंत 6 में। किसमें, दंत 6 में। जब मुंह के pH का मान 5.5 से कम होता है तो हमारे दांतों का क्षयन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये अम्ल की बात कर रहे हैं तो कम ना इससे ज़्यादा होता है और ना 5.6 से ज़्यादा होता है। इसका जो राइट आंसर है अम्लीय वर्षा में जो जल का pH का मान होता है वो होता है 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं।